वेलकम बैक टू द पॉइंटर्स एकेडमी। तो लास्ट टाइम हमने जैसे कि अपना ऑब्जेक्टिव शुरू किए थे जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं हमारे जेके एसएसबी जेई एग्जाम में, ठीक है। तो आरसीसी हमने शुरू किया हुआ है, तो हमारे कुछ 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो हो गए थे और उसी के आगे हम ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट समय जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग में ये जो सीटी वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो काफी बच्चों ने आंसर किया भी है और यही चीज आपको फायदा भी देगी। तो जो इसका सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है इसका कॉलम टाई, ठीक है। कॉलम टाई को ही रिप्रेजेंट किया जाता है सीटी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा, दैट इज इफ द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम विथ लेटरल टाई इज पीटी एंड फॉर द कॉलम फॉर spiral reinforcement is PS, then as per IS code how much more the PS have strength over PT, ठीक है। तो अगर हम इसको समझें अच्छे से, तो अगर आपको याद है दैट इज टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये अगर हमारा कोई कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम की आपकी रिइंफोर्समेंट है और दो किस्म की चीजें हैं जो यहां पे लोड कैरी करेंगी। एक तो ये स्टील हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख लूं एरिया ऑफ स्टील, और एक आपका यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, यही चीज है। तो टोटल लोड कौन कैरी करेगा, तो लोड कैरी करेगा एक तो स्टील और एक कैरी करेगा आपका कॉन्क्रीट। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ जोड़ के आपकी हो जाएगी लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो लोड जो है वो किसके बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज आपका स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड बाय एरिया, या स्ट्रेस या लोड इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी दैट इज टोटल लोड कैरिंग बाय अ कॉलम इज इक्वल्स टू, पहले कंक्रीट का लिखें तो सिग्मा सीबीसी, ये उसके स्ट्रेस हो गए, इनटू उसका एरिया, तो दैट इज एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस सिग्मा एसटी, ये उसके स्ट्रेस हो गए, इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड कैरिंग बाय स्टील और लोड कैरिंग बाय कंक्रीट, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको याद होगा तो स्ट्रेस कितना और लेता है आपका कंप्रेशन साइड में कंक्रीट, तो वो हो जाएगा 0.45 FCK इंटू AC, और सिग्मा ST हालांकि आपने पढ़ा होगा 0.87 FY, बट यहां पे हम ये 0.87 FY नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे ये अल्फा S, ठीक है, दैट इज ये इसका फैक्टर हो जाएगा और AST। और ये इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। किसके लिए, तो एक ऐसे कॉलम के लिए जो आपका क्या है, लेटरली टाइड है, मतलब एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगुलर है। वैसे ही एक लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर आपको स्पाइरल के लिए निकालनी होती थी तो हम क्या पढ़ते थे, वो होती थी 5% मोर, मतलब 5 गुना ज्यादा किसके, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर और ए स्क्वायर कॉलम। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5% ज्यादा है तो 1.05 टाइम्स ऑफ P। तो देखो हमारा आंसर इसी में है। उसने जो पूछा था क्वेश्चन वो ये था कि स्पाइरल की बताओ, अगर आप स्पाइरल रिइंफोर्समेंट देते हो, मतलब अगर आपका कॉलम जो है वो इस तरीके से है, स्पाइरली बाउंड है, सर्कुलर कॉलम है, हेलिकली रिइंफोर्स्ड है, तो उस समय उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो वो क्या होती है, 5 गुना बढ़ जाती है। और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन कि लिमिट स्टेट डिजाइन में बताओ कि आपकी FE 415 के लिए क्या डेप्थ होती है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पास प्रोविजन है IS 456 के अंदर अलग अलग ग्रेड्स के लिए, दैट इज FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए, इनके लिए प्रोविजन है। इनको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो 250 के लिए निकालेंगे तो कितनी होती थी, तो 0.53 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। 415 के लिए होती थी 0.48 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। और ये मैं आपको खुद से दे रहा हूं करने के लिए, आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि FE 500 का कितना होता है। तो देखो लिमिट स्टेट डिजाइन में आपको FE 415 के लिए बतानी है और ऑप्शन आपका ये रहा, तो ये चीज 0.48D। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, एक क्वेश्चन और बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि अगर इफ ग्रेड ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं पहले 250 यूज किया था, फिर हमने 415 यूज किया, ग्रेड इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से डेप्थ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप अगर यहां पे एग्जांपल लें कि अगर हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं 100
मीटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 100 मीटर या 100 mm। तो अगर हमारा ग्रेड होता है Fe 250 तो इसका आंसर क्या आ जाता, 0.53 इंटू 100 दैट इज 53 mm। यही हुआ हमारी XU की वैल्यू, हमारी डेप्थ की वैल्यू यही है। और वैसे ही अगर आपके पास ग्रेड होता 415, ग्रेड इंक्रीज कर दिया तो फैक्टर हो गया 0.48 इंटू टी, तो ये हो गया आपका 48 mm, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाते हो वैसे वैसे जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो शिफ्ट करेगी, कहां करेगी, अपवर्ड्स, ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां से आप लेके चलो कि एक 2013 में पेपर हुआ है और एक 14 में हुआ है, तो ये नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन है आपके। तो द क्रीप इन कॉन्क्रीट इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्रीप जो है वो इनमें से किस पे बोल सकते हो या डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, नॉट इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप याद रखो EL होता था आपका, दैट इज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो किसके बराबर होता था, तो आपका EC अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। जिसमें EC क्या होता था, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, जो किसके बराबर था, तो 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता था आपका, तो थीटा आपका होता था कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। और आपके लिए जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको क्यों देता हूं, इसका रीजन है ताकि आप खुद से भी पढ़ो और आपको भी पता चले कि क्या पूछ सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, कौन सा स्ट्रेन अपॉन कौन सा स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन की किस रेशियो के बराबर होता है, थीटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। तो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप की वैल्यू जो होती है वो हमारी आपको पता होगा लोडिंग के ऊपर होती है, एज ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड करती थी। और क्या लोडिंग एज हम लेते थे, सबसे पहले 7 डेज एक लेते थे, दूसरी हम 28 डेज लेते थे और तीसरी हम लेते थे 1 ईयर। तो अगर आप यहां पे वैल्यूज की बात करो तो हो सकता है इस साल जेई में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, थीटा की वैल्यू बताओ। तो 7 डेज पे कितनी थी, तो 2.2 फैक्टर था हमारा, 28 पे 1.6 था और 1 ईयर पे 1.1 था। तो देखो यहां पे हमें क्या पता चला कि किन किन चीजों पे आपका क्रीप डिपेंडेंट है। तो पहले पे जाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, बिल्कुल आपका स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, इस पे तो कर रहा है डिपेंड। एज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लोडिंग, तो आप देख सकते हो एज पे डिपेंड कर रहा है, थीटा की वैल्यू यहीं से निकल के आएगी। और ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, बिल्कुल कितने टाइम तक के लिए आपने लोड रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। बट विंड का कोई ऐसा फैक्टर जो है हमारे कोड ने कंसीडर नहीं किया था आपके क्रीप के अंदर। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्यों के लिए पूछा गया है नॉट, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है इन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो पहले हल्का सा देख लेते हैं कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहां से आई, ठीक है। एक होती है एक्स ए, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपॉन लोडिंग। जब आप अपने मेंबर पे लोड लगाओ उसकी वजह से आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहां शिफ्ट होती है, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कि ये शिफ्ट होती रहेगी। फिर एक होती है एक्सी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये वो डेप्थ जिसमें टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेसेस बराबर पहुंचे, एक ही टाइम पे पहुंचे कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस एक ही टाइम पे पहुंच जाएं लोकेशन पे, वो होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और एक अगर हम बीम की बात करें, ठीक है, एक बीम की अगर बात करें तो ये डायग्राम आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ये आपकी रिइंफोर्समेंट, ये आपकी अगर हम मान के चल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस है, तो हमारी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहां रहेगी हमेशा, तो वो हमेशा कहां रहने वाली है, तो वो ये रहेगी एक्सी, ठीक है, ये हमेशा यहीं रहेगी। तो हमारे पास 3 किस्म की सेक्शंस होती थी जब हम स्ट्रेन डायग्राम बनाते थे, तो आपकी 3 किस्म की सेक्शन बनती थी। एक ये सेक्शन होती थी, ठीक है, एक आपकी ये सेक्शन थी और एक आपकी ये सेक्शन थी। तो ये 3 किस्म की हमारे पास डायग्राम बनती थी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखो आपके टेंशन साइड के स्ट्रेसेस और कंप्रेशन साइड के स्ट्रेसेस दोनों एक टाइम पे पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या होगा, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी। ये सेक्शन कौन सी है, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस सेक्शन, ठीक है।
वैसे ही एक्सी मैंने आपको बोला ये हमेशा यही रहेगी, बट अभी एक्चुअल कौन सी है, एक्चुअल ये है एक्स ए। तो इस केस में क्या हुआ, सेकंड वाले में एक्स ए लेस देन है एक्स सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि टेंशन साइड के स्ट्रेसेस पहले पहुंच चुके हैं, मतलब टेंशन रिइंफोर्समेंट में स्ट्रेस पहले पहुंच गए हैं। और किसी चीज में पहले स्ट्रेस कब पहुंचेंगे, जब आपने वो कम प्रोवाइड की है। तो कम प्रोवाइड कर रहे हो जब आप रिइंफोर्समेंट, तब उसके ऊपर पहले टेंशन साइड पहुंच गए स्ट्रेसेस, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अंडर रिइंफोर्स्ड। इसमें क्या हुआ, टेंशन स्ट्रेसेस पहले पहुंच गए। तीसरी कंडीशन की बात करो तो अगर आप डायग्राम से ही देखो तो देखो एक्सी तो यही रहेगी, बट एक्स ए आपका ये है इस समय एक्चुअल, तो इसमें क्या होता है, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होता है। और हुआ क्या, कंप्रेशन साइड के जो स्ट्रेसेस थे वो पहले पहुंच गए, ठीक है, अपनी परमिसिबल वैल्यू तक। तो इस वजह से क्या हुआ, और ये क्यों हुआ, मेन रीजन है कि क्यों हुआ, क्योंकि लिए आपने स्टील ज्यादा डाला था, स्टील ज्यादा डाला था इसलिए वहां तक स्ट्रेस आए नहीं, कंक्रीट क्या था आपका कम था। तो इस वजह से इस सेक्शन को क्या बोला जाता है, ओवर रेनफोर्स, मतलब आपने स्टील जो है वो ज्यादा डाला हुआ है, जिस वजह से स्ट्रेसेस आपके पहले कहां पहुंच गए हैं, तो वो कहां पहुंच गए आपके कंप्रेशन साइड में, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन कंक्रीट इज फुली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू, तो नहीं। स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू, तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील जो है वो पहली स्ट्रेस कर जाता है अपनी परमिसिबल वैल्यू तक, और ये है इसका सही आंसर। और हो सकता है बाकी वाले एग्जामों में आपके इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाए। और आपको यहां पे एक आंसर करना है, ये कमेंट करना है कि इन दोनों सेक्शन में से आप प्रेफर किसको करेंगे और क्यों, ठीक है, प्रेफर किसको करेंगे और क्यों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोड से रिलेटेड है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से कंक्रीट मिक्स का क्या कोड है। तो देखो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, हमारे पास दो कोड हैं, एक है IS 456/2000, काफी है, हो सकता है कि इसमें जल्दबाजी में इसको टिक कर दिया हो, जो कि गलत है। और एक कोड है आपका IS 10262/2009, ठीक है। अब पहले हमें यह समझना है कि कौन से कोड को कहां यूज करना है, ठीक है। आप जो कंक्रीट बनाते हो, आप जो कंक्रीट बनाते हो, जिस ग्रेड का बनाते हो, उसके अंदर कितना सीमेंट डलेगा, कितना फाइन एग्रीगेट डलेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट डलेगा, ठीक है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है। वाटर कितना होना चाहिए, वर्केबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, तो 10262/2009 के अंदर लिखा हुआ है, जिसको आप कभी कभार डिजाइन मिक्स भी कहते हैं। और वैसे ही इस कंक्रीट को यूज करने के बाद जो आप बीम बना रहे हो, जो आप कॉलम बना रहे हो, जो आप स्लैब बना रहे हो, या कोई भी ऐसा मेंबर डिजाइन कर रहे हो, मेंबर को डिजाइन कर रहे हो, रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए, वो किसके अंदर गिवन है, इसके अंदर गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। तो कॉन्क्रीट मिक्स के लिए, तो कॉन्क्रीट मिक्स सीधी सी बात है ये रहा मिक्स के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, दैट इज HYSD बार्स अगर आप यूज करते हैं तो स्लैब के लिए आपकी रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए मिनिमम। तो कोड ने दो क्राइटेरिया गिवन है, एक आपका दिया हुआ है माइल्ड स्टील के लिए, और एक आपका क्राइटेरिया गिवन है HYSD बार्स के लिए, ठीक है। माइल्ड स्टील का मतलब हो गया आपकी Fe 250 और HYSD का मतलब हो गया 415 यूज कर रहे हैं या Fe 500 यूज कर रहे हैं। तो अगर आप 250 यूज करते हो तो उसका क्राइटेरिया है, दैट इज माइल्ड स्टील यूज करते हो तो 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और HYSD का जो क्राइटेरिया है वो है 0.15%। तो आप अपना आंसर यहां पे देख सकते हैं, आपका HYSD बार, ठीक है, यहां गिवन है। तो देखो यहां पे थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, इसका आंसर ये है और इसका आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि HYSD अगर पूछा है तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 0.12%। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड एज अ मिनिमम ग्रेड फॉर RCC डिजाइन नियर द सी, ठीक है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर तो है डायरेक्ट आपका M30। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि मिनिमम ग्रेड टू बी यूज्ड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, वैसे ही मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC टू बी यूज्ड वो कितना हो जाएगा आपका M20।
और वैसे ही मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी टू बी यूज्ड नियर सी, तो वो कितना हो जाएगा आपका M30। तो इसीलिए हमारा M30 जो है वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पीसीसी के लिए आंसर दे सकते हैं कि पीसीसी के लिए मिनिमम कितना होता है। जो भी आंसर दोगे वो एज पर द IS 456-2000 देना, ना कि IS 456-1978। दिस वन इज ओल्ड कोड, ये पुराना कोड है, जो नया है वो है ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल कॉज ऑफ फेलियर फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के ऊपर आपने टेस्ट भी किया होगा सोम के अंदर, ठीक है। उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आपने बनाया होगा। इस तरीके से आप अपने बार को जब खींच रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल को खींच रहे हैं, तो उस समय आपका कौन सा जो है फेलियर का रीजन होगा, तो वो कौन सा होगा, आपका शियर का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोम से भी रिलेटेड है, आरसीसी से भी है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट फिलहाल यहीं पे शेयर आंसर जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर HYSD बार, ठीक है, दैट इज सिग्मा ST के बारे में बोला गया है। अब ये सिग्मा ST क्या है, तो सिग्मा CBC क्या है, तो सिग्मा ST का मतलब हो गया आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। मतलब आप जब डिजाइन कर रहे हैं उस समय आप अपने टेंशन वाली साइड कितने स्ट्रेसेस तक जा सकते हैं, कितने अपने मेंबर के ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं, और कंक्रीट वाली साइड कितने स्ट्रेसेस डाल देते हैं, उसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब ये जो डाटा हम पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर है एक्चुअली में, तो ये वर्किंग स्ट्रेस का वर्ड है। परमिसिबल जो वर्ड है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है। तो अब हम देख लेते हैं किसके बराबर होता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा ST, जो भी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है Fy अपॉन उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहां पे भी सिग्मा CBC इज इक्वल्स टू जो भी आपकी स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बताएंगे, चाहे वो बेंडिंग में है चाहे वो कंप्रेशन में है। दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं, एक आपका बेंडिंग में होता है और एक आपका कंप्रेशन में होता है। तो आपको दोनों में आंसर देना है, बेंडिंग में क्या है, कंप्रेशन में क्या है। हमारा जो क्वेश्चन वो ये था कि यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए कितना लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस में, तो वो होता है 1.8, ठीक है। काफी सारे बच्चे बोलेंगे हमने 1.15 पढ़ा है, बट वो लिमिट स्टेट मेथड है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको डिफरेंस पता है कि हम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 1.15 किस मेथड के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, लिमिट स्टेट मेथड है। हमें यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए 1.8 हमारा फैक्टर है। तो अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। Fy की वैल्यू पुट कर दो आप 500, इसको डिवाइड कर दो 1.8 से, तो विच इज अप्रॉक्स निकल के आ जाएगी आपकी 275, ठीक है। तो अगर हमने ग्रेड लिया ये, तो हमारा आंसर आ गया ये। वैसे ही हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ये पूछ ले 415 के लिए, तो सिंपल है, डिवाइड कर लो 1.8 से। हालांकि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 230, 250 के लिए पूछ ले 140, तो ये रहेगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन, और ये था हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये रहा कि हमारी अगर XU है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, किस मेथड के अंदर है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना, लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। तब हमें बताओ कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स कितनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं क्या होगा। अभी जो बात की जा रही है वो कौन से मेथड की है, तो लिमिट स्टेट मेथड की है। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर जो हमें डायग्राम बनानी होती है वो किसकी बनानी होती है, तो स्ट्रेस डायग्राम बनानी होती है, ये चीज है। ये हमारा रही रेनफोर्समेंट, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही हमारी न्यूट्रल एक्सिस, और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है तो वो समझ लेते हैं कि ये तो रही आपकी स्ट्रेन की डायग्राम, ठीक है, दिस वन इज स्ट्रेन डायग्राम। हमें कंप्रेशन साइड का पूछा है, तो हम अभी फिलहाल कंप्रेशन वाली साइड की ही बातें करेंगे। तो एक्सट्रीम फाइबर जो है वो आपका ये रहा, तो यहां पे वैल्यू कितनी होती है स्ट्रेन की 0.0035, और यहां पे एक्सियल कंप्रेशन में स्ट्रेन कितना होता है, तो 0.002। और हालांकि लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, जिन्होंने देखा है, तो उसमें ये चीज हमने अच्छे से डिस्कस की थी कि यहां तक आपका रहता है रेक्टेंगुलर, इसके बाद हो जाता है पैराबोलिक। हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ये डेप्थ कितनी होती है, ये डेप्थ कितनी होती है। अगर ये टोटल XU है
तो ये डेप्थ कितनी होती है, ठीक है। तो ये कितनी होती है ये डेप्थ, अगर मैं सीधा आंसर दूं तो विच इज 0.42 XU, या आप जब सॉल्व करोगे तो XU निकल के आ जाएगा आपका 3/7 XU, मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये सिर्फ निकल के आ जाएगी 3/7 XU, ठीक है। निकाल सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 0.0035, यहां से पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, इसको x मान लो, ठीक है, अपॉन पूरी डेप्थ XU है इक्वल्स टू 0.002 अपॉन ये x, हमें x निकालना है, तो x निकालोगे तो ये आपका किसका आ जाए 0.002 अपॉन 0.0035 इंटू XU, तो ये निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू 4/7 XU, ठीक है। हमें बट ये वाली डेप्थ चाहिए थी, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, सिंपली इसको माइनस कर लोगे, तो XU में से 4/7 XU माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3/7 XU। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा, इसको सॉल्व कर लो, 0.42 आपका निकल के आता है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। सॉल्व पूरा थ्योरेटिकली तब करते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अभी आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। तो ये रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ये क्या बोल रहे हैं, फॉर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन द परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी, कितना लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.45 FCK, इतना ही लेते हैं आपकी बेरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इसको अगर हम बैकग्राउंड इसका जाने तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की कितनी होती है FCK, ठीक है। ये कब निकल के आई थी, तो जब आपने एक क्यूब टेस्ट परफॉर्म किया था, किस पे किया था, तो 150 बाय 150 बाय 150 mm के क्यूब पे किया था। मिनिमम 3 क्यूब कास्ट किए थे और 28 दिन के बाद इनको लोड लगा के कंप्रेस करके टेस्ट किया था, और जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी FCK। बट अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये कब स्ट्रेंथ आई, जब आपने क्यूब पे टेस्ट किया, एक पर्टिकुलर शेप पे टेस्ट किया, और जब आपने इस पे लोड लगाया तो ये कैसा लगाया, यूनिएक्सियल लगाया। क्या आप जब अपने मेंबर को बनाते हो, डिजाइन करते हो, ये कॉलम है, ये बीम है, क्या इसकी शेप हमेशा क्यूब होगी, ऐसा पॉसिबल है, नहीं। इसके ऊपर जो लोडिंग है वो कभी यूनिएक्सियल होगी हमेशा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। इन एक्चुअल मतलब ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेंथ तो FCK आपने बोल दी, बट वो कब बोली, जब आप क्यूब के अंदर वो कास्टिंग कर रहे हो। क्यूब के अलावा अगर कोई और होता, जैसे मैं बोल देता हूं एक सिलेंडर होता, क्या आपको यही स्ट्रेंथ मिलती, ये नहीं मिलती। इस वजह से कोर्ट ने क्या बोला कि हम जो स्ट्रेंथ लेंगे कंक्रीट की, वो क्या लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल लो या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल लो, तो वो लेंगे FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपके शेप की वेरिएशन हुई या लोडिंग की वेरिएशन हुई तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये किसके हिसाब से आएगा, तो ये आपका होगा लिमिट स्टेट मेथड, और लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 1.5, इसको डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 0.67 FCK। बट क्या आपसे ये पूछा था, नहीं, आपसे ये नहीं पूछा। ये स्ट्रेंथ थी जो उसकी होती है क्यूब पे, बट हम लेते नहीं क्योंकि एक्चुअल में यही शेप पॉसिबल नहीं है, यही लोडिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई किया। और हम मानते हैं कि अब हमारे कंक्रीट पे कितने स्ट्रेसेस आ सकते हैं, कितना वो ले सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसकी स्ट्रेंथ है ये। अब जब हम इस पे बोलेंगे कि इस पे बेरिंग बताओ कितना है, वो कितना ले सकता है, आप क्या करोगे, इस स्ट्रेस पे एक बार फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे और आपका निकल के आता है 0.446 FCK, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.45 FCK, और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो कोशिश यही है कि साथ ही में क्वेश्चन के इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता रहे। अगर सपोज करो यहाँ पे स्टील होता, तो देखो स्टील कहां पे बन के आया है, तो आप सीधे बोलोगे फैक्ट्री में बन के आया है। स्टील कहां बना है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। तो क्या उसमें ये शेप और लोडिंग क्राइटेरिया से कोई फर्क पड़ेगा, बोलोगे नहीं, उस पर ये वाले तो फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर तो बाहर ही रहेगी। तो इस वजह से उस पर जब हम परमिसिबल स्ट्रेस देना हो तो एक ही बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होगा, मतलब FY डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, FY डिवाइडेड बाय 1.15 विच इज इक्वल्स टू 0.87 FY। तो कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेंथ होती है वो है 0.45 FCK, स्टील के लिए जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो हो जाती है 0.87 FY। ये चीज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24th क्वेश्चन पे।
द अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर आरसीसी डिजाइन, ठीक है। तो आपको सीधा पता है हमारे कोड ने रिकमेंड किया है, दैट इज 0.0003, और ये आपके पेपर में भी आया होगा, आपको पता ही है। तो ये सीधा टू द पॉइंट प्रोविजन है, तो इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द एनक्योरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, ठीक है। अगर आप एक यू टाइप हुक यूज करते हैं तो उसकी एनक्योरेज वैल्यू कितनी रखनी होती है। तो अब ये एनक्योरेज वैल्यू क्या है, आपको क्यों देनी पड़ी, तो वो समझ लेते हैं। ये आपका कॉलम है, ठीक है, और ये आपका बीम है। आपको ये चीज क्लियरली पता है कि बीम की कुछ रिइंफोर्समेंट हमारे कॉलम के अंदर भी जाती है ताकि आपका एनक्योरेज बॉन्ड डेवलप हो सके, यही चीज है। अब सपोज करो कि ये विड्थ है कॉलम की 400 mm और ये जो लेंथ है जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं ये है 600 mm। तो क्या हम इसको सीधा सीधा डाल पाएंगे, तो देखो आंसर इज नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को करना पड़ेगा बेंड, ठीक है। तो बेंड कैसे करोगे, तो आप सिंपली ये आपका कनेक्शन है कॉलम बीम का, आप इस समय क्या कर लोगे, इस रेनफोर्समेंट को इस तरीके से बेंड कर लोगे, यही चीज है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो, पूरा यू शेप है तो ये यू शेप है, अगर आप इसको ऐसे एल शेप में करते हो तो ये आपका सिंपल बेंड है, ये आपका यू टाइप हुक है। तो इसकी कितनी प्रोविजन होती है, तो ये होती है 16 टाइम्स द डाया ऑफ बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा कि टू वे स्लैब कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा अगर शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर का है, ग्रेड इतना है, तो आपके लिए जो स्पैन, ठीक है, स्पैन शॉर्टर स्पैन होता है अपॉन डेप्थ की जो रेशियो है वो कितनी होती है, तो ये कितनी होती है आपकी, सीधा सीधा 32 फॉर डिफ्लेक्शन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पूछा है कि टॉर 40 किसको बोला जाता है, तो देखो टॉर 40 इज सेम HYSD, ठीक है, बार। और HYSD जिस कंपनी ने HYSD बार ये बनाई थी, ठीक है, उसने अपनी ही कंपनी के नाम पे ये लिखा हुआ है टॉर 40, ठीक है। और टॉर 40 का और कुछ मीनिंग नहीं, टॉर 40 का मीनिंग होता है FE 450, ठीक है। आपको ये कमेंट करके बताना है अगर सपोज यहां लिखा जाता टॉर 50 तो ये किस ग्रेड को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट इज, ठीक है, किस पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको अगर इक्वेशन याद हो तो EC इज इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FCK, ठीक है। और ये EC किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस इक्वेशंस के हिसाब से जाओगे तो टेंजेंट पे तो डिपेंड नहीं होता, सीकेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका हो जाएगा एक तो सीकेंट मॉडुलस, और दूसरा किस पे डिपेंड होता है, तो अंडर रूट ऑफ FCK। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही हैं, और सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ 33 गेट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, कितनी होती है। और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है JK SPDC के एग्जाम से। OPC 7 दिन पे स्ट्रेंथ, ठीक है, या अगर ग्रेड पे पहले हम कर लें, 33 ग्रेड का होता है, 43 ग्रेड का होता है और 53 ग्रेड का होता है। कितने दिन पे स्ट्रेंथ पूछी जाती है, 7 डे पे स्ट्रेंथ पूछी जाती है और 28th डे पे स्ट्रेंथ पूछी जाती है, ठीक है। यूनिट वही रहेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम स्ट्रेंथ की वैल्यू लिखें तो 7 दिन पे OPC 33 की कितनी होती है, ठीक है। तो ये कितनी लेते हैं 22, 28 डेज पे कितनी हो जाएगी फुल 33। वैसे ही 43 वाले की 7 दिन पे कितनी होती है 33, और 28 डे पे कितनी हो जाती है 43। आपको ये बताना है कि यहाँ पे 53 वाले की 7 डे पे कितनी होगी, और 28 डे पे तो फाइनल है 53 हो ही जाएगी। हमारा क्वेश्चन जो था कि 33 ग्रेड वाले के लिए 7 डे पे स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होती है, तो वो सीधा सा आंसर है आपका दैट इज 22 मेगापास्कल। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। और यहाँ पे हो गए आपके JK SSB के क्वेश्चन खत्म जो RCC में आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपकी, तब तक के लिए थैंक यू।